अब ठीक है? अब आ रही है आवाज? नाउ द वॉइस इज कमिंग। ठीक है, इसीलिए वो OBS लोडेड था तो ना वीडियो आ रहा था ना ऑडियो आ रहा था, तो इसलिए मैसेज टाइप करके देखा था, मैसेज जा रहे नहीं जा रहे। अब ठीक है, अब सारी चीजें आ गई वापस। मुझे अभी नहीं आ रही, रिफ्रेश करो। 4 अरे मैसेज जो कुछ भी टाइप कर दिया था कि मैसेज चल रहे नहीं चल रहे, कुछ भी लोड नहीं हो रहा था। चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। इस वीक की टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आ गया आपका। 12 तारीख को टेस्ट है 3 बजे, 12 तारीख को टेस्ट है 5 बजे भी, 13 तारीख को टेस्ट है आपका 5 बजे, 13 तारीख को टेस्ट है 12 बजे PYQ टेस्ट सीरीज। आइकॉनिक के लिए 12 तारीख को टेस्ट है 7 बजे। नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है कंप्लीट, इन विच यू कैन बैटल विद योर co-learners ऑल्सो। फिजिकल नोट्स भी अवेलेबल है आपके लिए, इफ यू वांट टू गेट इट डिलीवर्ड। वेब के ऊपर तो नोट्स अपलोड हो ही गए हैं, सेट 1 सेट 2। अगर किसी भी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन चाहिए, यू कैन क्लिक द पिक्चर ऑफ दैट प्रॉब्लम, अपलोड इट ऑन योर ऐप। जैसा भी प्रॉब्लम होगा उसके हिसाब से आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। देन if you want to get the real time solution of your problems, you can attend the डाउट क्लास। डेली 8 से लेकर 9 बजे के बीच में होती है। वॉइस नहीं आ रही? फिर रिफ्रेश करो, आ जाएगी। तो ये तो हमारी खत्म हो गई कहानी। कल हमने वॉटेक्स मोशन कंप्लीट कर लिया था। वॉटेक्स मोशन कंप्लीट कर लिया था, सवाल कर रहे थे। सवाल में मेरे ख्याल से ये वाला सवाल हमारा हो गया था। दिस प्रॉब्लम वी हैव कंप्लीटेड। ये प्रॉब्लम हमारा हो गया था। अब अगले सवाल पे चलते हैं। सर वो कॉटन लगाई हुई है ईयर में। देखो क्या पूछा है। चेक व्हाट इज बीइंग फाउंड।
आ रहा है किसी का? देखो, जो सिस्टम आपको दिया हुआ है, सिस्टम के लिए आपको हाइट ऑफ पैराबोलॉइड निकालनी है, पैराबोलॉइड की हाइट कैलकुलेट करनी है। आरपीएम दिया हुआ है आपको 400, सो आरपीएम दिया हुआ है 400। अभी जो गिवन सिस्टम है उसमें पैराबोलॉइड की हाइट कितनी हो सकती है? अभी जो गिवन सिस्टम है उसमें पैराबोलॉइड की हाइट कितनी हो सकती है? 120, 40। बहुत बढ़िया। अरे भाई पढ़ लिया करो घर जाके। ओरिजिनल वाटर सरफेस लेवल है, इसको घुमाऊंगा पैराबोलॉइड बनेगा। जितना ओरिजिनल सरफेस के ऊपर जाता है उतना ही ओरिजिनल सरफेस के नीचे आता है। 40 सेंटीमीटर की जगह मेरे पास ऊपर पड़ी हुई है, तो जब 40 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा 40 सेंटीमीटर नीचे भी तो आएगा। तो इतना स्कोप है इसके पास, दिस मच ऑफ द स्कोप इज अवेलेबल। ये होती है हाइट ऑफ पैराबोलॉइड हमारी। तो बिना इमेजिनरी सरफेस पे गए हुए हाइट ऑफ पैराबोलॉइड 80 सेंटीमीटर मिल सकती है, पर उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि इतनी आरपीएम पे ये सिचुएशन आएगी या नहीं आएगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि जितनी आरपीएम पे ये सिचुएशन आती है उससे कम ये आरपीएम हो, तब तो हाइट ऑफ पैराबोलॉइड मेरे को 80 से कम मिलेगी, क्योंकि ये 40 है तो नीचे भी 40 होगी। पर अगर जो आरपीएम गिवन है इस वाली आरपीएम से ज्यादा हुई, फिर तो ये और ऊपर जाएगा, फिर तो वो इमेजिनरी सरफेस बनती है हमारी, इमेजिनरी सरफेस वो चली जाएगी ऊपर। तो पहले चेक करना पड़ेगा कि इस सिचुएशन के लिए मुझे कितने आरपीएम की रिक्वायरमेंट है, तो पहले तो वही कैलकुलेट करते हैं। सो इफ आई कैलकुलेट दैट, एड सॉल्यूशन, तो जो आरपीएम आपको दी हुई है उसके करस्पॉन्डिंग जेड कितना है? उसके करस्पॉन्डिंग जेड आएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g इफेक्टिव। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई n/60 का होल स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g। वैल्यू पुट करो सारे पैरामीटर्स की, जेड निकाल के बताओ कितना आ रहा है। 87.7, क्रॉस वेरीफाई कर देना। 87.7, so 87.7 सेंटीमीटर विच इज मोर देन व्हाट? जो किससे ज्यादा है? 80 से ज्यादा है, विच इज मोर देन 80। अभी 80 कहाँ से आया वो बता दिया। इसका मतलब ये है कि आपको जो आरपीएम दे रखी है वो उस आरपीएम से ज्यादा है जब हाइट ऑफ पैराबोलॉइड कितनी हो जाए? हाइट ऑफ पैराबोलॉइड हमारी 80 सेंटीमीटर हो जाए। यानी इस बार क्या होगा? एक तो क्लोज्ड डब्बा है, इस बार सिचुएशन है ये हमारे कंटेनर को क्रॉस करके बाहर जाएगी हाइपोथेटिकल सरफेस, तो ये हमारी इमेजिनरी सरफेस बनेगी। दिस इज अवर इमेजिनरी सरफेस। जब डब्बा बंद होता है क्या कंडीशन लगाते हैं? एक इक्वेशन तो वहीं से आती है, जितनी हवा पहले थी उतनी हवा बाद में रहेगी, तो एक इक्वेशन तो वहां से आती है। तो ये हमारी सिचुएशन है अब। दिस इज अवर सिचुएशन। अरे वाह, पहली बार में सही बन गया। दिस इज अवर सिचुएशन। तो ये हमारी सिचुएशन है, और पूछना क्या चाहता है ये हमसे? ये हमसे पूछना चाहता है हाइट ऑफ पैराबोलॉइड। ही वांट्स टू आस्क द हाइट ऑफ पैराबोलॉइड। तो हाइट ऑफ पैराबोलॉइड निकाल लिए। तो इस बार पैराबोलॉइड की हाइट कितनी होगी? ये है हमारी हाइट ऑफ पैराबोलॉइड। दिस इज द हाइट ऑफ पैराबोलॉइड व्हिच इज टू बी कंप्यूटेड बाय अस। तो ये है हमारा आर, ये है हमारा जेड। तो जेड पूछ रहा है वो आपसे, तो दिस इज टू बी कंप्यूटेड। निकाल लेंगे, ऊपर तो इमेजिनरी है, तो किस कंसेप्ट को यूज करें? जितनी हवा पहले थी उतनी हवा अब होगी। पहले हवा का वॉल्यूम, सो नाउ आई विल से, सो नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर बिफोर रोटेशन is equal to volume of air after rotation. Volume of air
आफ्टर रोटेशन कितनी हवा है पहले? सिलेंडर है ना ये, सिलेंडर है तो रेडियस है इसका 10 सेंटीमीटर का, तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ एयर, हाइट ऑफ एयर है 40 सेंटीमीटर की, तो 120 माइनस 80, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब कितनी हवा बाद में है, तो ये हवा है हमारी, ये हवा है हमारी। हमें पता है ये जो पैराबोलॉइड है, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड ऑफ रोटेशन, इसका वॉल्यूम इनक्लोजिंग सिलेंडर के वॉल्यूम का आधा होता है। तो इनक्लोजिंग सिलेंडर कितना होगा? इनक्लोजिंग सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर जेड, यही है इनक्लोजिंग सिलेंडर, जिसमें रेडियस आर होगी और हाइट सिलेंडर की जेड है। इसका आधा होता है वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड ऑफ रोटेशन। तो एक रिलेशनशिप तो ये है, ये आर और जेड में, तो पाई पाई तो कटा, ये आप निकाल के दो क्या रिलेशनशिप आ रही है। तो आर स्क्वायर जेड कितना बना? व्हाट इज आर स्क्वायर जेड कमिंग आउट? 8000, 8000 पहली रिलेशनशिप, तो आर स्क्वायर जेड पहली रिलेशनशिप। दूसरा, आर और जेड में एक और रिलेशनशिप है, जेड किसके बराबर होगा? जेड इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय, सो जेड इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g इफेक्टिव। डालो वैल्यूज, कितनी रिलेशनशिप आ रही है इसके अंदर, तो जेड और आर में एक रिलेशनशिप और आएगी है, तो 2 पाई n/60 इस बार का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और 2g। तो इसको और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करने के लिए, ये बड़ा जेड था तो इसको बड़ा आर लिख देता हूँ, ताकि बोलोगे सर ये तो सेम हो गए, सेम नहीं है, यहाँ पे पूरा रेडियस डाला था आपने आर स्क्वायर, अब डिफरेंस है। तो मुझे रिलेशनशिप बताओ, ये कांस्टेंट हटाओ सारे, कांस्टेंट हटा के सम कांस्टेंट इनटू आर स्क्वायर, वो कांस्टेंट की वैल्यू उठाओ, 2 पाई n/60 डिवाइड बाय 2g। खत्म सवाल। 0.877 सबका ही आ रहा है, ये कांस्टेंट जो आ गया ये 0.877 है। लिख दूं 0.877, सो 0.877 आर स्क्वायर, इसका मतलब दूसरी रिलेशनशिप, z इज इक्वल टू 0.877 आर स्क्वायर। दो इक्वेशन, दो अननोन z निकाल दो, सो फ्रॉम 1 and 2, मुझे तो z चाहिए था, निकाल दो z। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, सॉल्व करो इस इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा z डिवाइड बाय 0.877, z का होल क्यूब बन जाएगा, कैलकुलेट करो जो भी आ रहा है, सिंप्लीफाई एंड गिव द रिजल्ट। 83.76, क्रॉस वेरीफाई करना।
Z is coming out to be 83.76. 83.76 83.76 सेंटीमीटर. तो ये हमारी Z है. This is the value of Z. So height of paraboloid in the tank is equal to 83.78 जो भी आपने निकाली है. तो ऐसे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं. We'll find these type of objectives. Done. Refer the next problem. आ रहा है किसी का?
किसी का नहीं आ रहा? मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा नोट था कल जो डिस्कस किया था। देखो भाई क्या सिचुएशन है। इस बार ओपन है कंटेनर और टॉप तक भरा हुआ है। फिर बोल रहा है कितनी क्वांटिटी बची हुई है पानी की, कितनी क्वांटिटी बची हुई है पानी की। ये ओरिजिनल सिचुएशन थी। टॉप तक भरा हुआ था ना। अब फिर से हमें नहीं पता कि जिस आरपीएम पे आप इसको रोटेट कर रहे हो, जिस आरपीएम पे हम इसको रोटेट कर रहे हैं, उस आरपीएम पे हमारे जेड की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आएगी नहीं आएगी। क्या करना पड़ेगा? पहले चेक करना पड़ेगा। यू टू चेक दैट। डायमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर का। सो दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज 30 सेंटीमीटर। तो चेक करना पड़ेगा कि जेड 30 सेंटीमीटर है या नहीं है। अगर जेड 30 सेंटीमीटर से ज्यादा है, इस बात का मतलब क्या हुआ? अगर जेड 30 सेंटीमीटर सही, इसका मतलब क्या होगा? इमेजिनरी सरफेस आएगा अब नीचे। तो पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जेड की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि भैया इसके हिसाब से जेड कितना आ रहा है इतनी आरपीएम पे। जेड इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g इफेक्टिव। 2g इफेक्टिव, सो 2 पाई n/60 का होल स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g। कैलकुलेट करो। 30 सेंटीमीटर से ज्यादा है ये वैल्यू, इसका मतलब अप्रोच चेंज कितना आ रहा है? 71.06 सेंटीमीटर, मोर देन 30 सेंटीमीटर। टंकी खुली हुई है तो ऊपर वाले दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? टंकी खुली हुई है तो ऊपर वाले दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे भैया? फिक्स हो जाएंगे। ऊपर वाले दोनों पॉइंट फिक्स हो जाएंगे, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं लेवल। और 30 सेंटीमीटर नीचे पहुंच गया। ये कहाँ दिखा रहा है आपको? ये आपको दिखा रहा है 71.6। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट बनेगा नीचे। तो अब सिचुएशन क्या है हमारी? ये सिचुएशन है। दिस इज द सिचुएशन नाउ। कहाँ है पानी? तो इतना सा पानी टंकी में है, बाकी ये हमारी इमेजिनरी है। दिस इज द इमेजिनरी सिचुएशन। ये हमारी इमेजिनरी सिचुएशन है। तो बेस भी एक्सपोज हो जाएगा इसका। तो बेस भी एक्सपोज हो गया। ठीक है, तो बेस भी एक्सपोज हो गया। क्या करें भाई? व्हाट इज टू बी डन? तो एक तो हमारी ये हाइट आई पैराबोलॉइड की। दिस इज द हाइट ऑफ द पैराबोलॉइड, कैपिटल एच। सो कैपिटल एच, एक ये हाइट निकल के आ गई पैराबोलॉइड की हमारी। टंकी की हाइट 30 सेंटीमीटर दी हुई है आपको। द हाइट ऑफ द टैंक इज गिवन टू यू। और एक ये छोटे वाले पैराबोलॉइड की हाइट आई स्मॉल एच। कैलकुलेशन के लिए रिक्वायरमेंट होगी। तो और इसकी रेडियस कितनी है? ये आर। इस तरफ जगह नहीं है, 12 सेंटीमीटर बीच में आ रहा है तो उसको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ। ये हमारी हाइट है पैराबोलॉइड की। इरेजर कहाँ है? हम्म, नीला ओवरलैप करेगा इसलिए मैंने लाल कलर से लिखा है ये। तो एक ये हमारी हाइट आई नीचे, वर्चुअल जो है उसकी छोटी एच और ये छोटी आर। ठीक है, अब निकालना है क्वांटिटी ऑफ द वाटर लेफ्ट। सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट निकालेंगे भैया। वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? पहले तो एच और आर चाहिए होगा। तो कैपिटल एच की वैल्यू कितनी आई है?
व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एच, हाइट ऑफ पैराबोलॉइड निकाल ही लिया है आपने, जेड को क्या बोल दिया है कैपिटल एच, तो ये हमारा कैपिटल एच तो कैलकुलेट कर ही लिया है हमने, कैपिटल एच आई हैव कंप्यूटेड। देन अगर मुझे क्या निकालना है, कैपिटल एच निकाल लिया है 71.6, तो छोटा एच कितना हुआ, छोटा एच कितना हुआ एच माइनस 30 विच इज इक्वल टू 41.06 सेंटीमीटर। और छोटे एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे बड़ा आर स्क्वायर लिखो ना, नोटेशन है ही नहीं कुछ और मेरे पास, बड़ा आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर अपॉन 2g इफेक्टिव, वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करी 41.06, 2 पाई n बाय 6c का होल स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर अपॉन 2g, अननोन क्या है यहाँ पे, छोटा आर है, छोटा आर निकाल के बताओ कितना आ रहा है। सिंप्लीफाई करो, छोटा आर निकाल के बताओ कितनी आ रही है। सिंप्लीफाई क्या आ रही है रिजल्ट, 9, 4.56, सबका ही आ रहा है 4.56, 0.456 डेसिमल में चेंज, 0.456 क्या मीटर में निकाला है सेंटीमीटर में निकाला है, ये अलग अलग आंसर कहाँ है बता रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 0.45, कुछ बोल रहे हैं 4.5, 4.56, तो 4.56 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है कितना पानी बचा हुआ है टंकी में। अब देखो कैसे निकालूं कितना पानी बचा हुआ है टंकी में, तो जो पानी टंकी में बचा हुआ है ये हम कैसे निकाल सकते हैं, हाउ इट कैन बी कंप्यूटेड। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये बड़े वाले पैराबोलॉइड का वॉल्यूम घटा दो, तो ये नीचे वाला एक्स्ट्रा वॉल्यूम घट गया, इसके वॉल्यूम को जोड़ दो, आ गया। सो नाउ वी कैन से वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन टंकी इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ बिगर पैराबोलॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पैराबोलॉइड। जरा देखो ये नोटेशन ठीक है, फिर आगे वैल्यूज डालनी है मुझे, नाउ आई हैव टू पुट दी वैल्यूज, क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। अगले पेज पे गया, अब सारी पैरामीटर्स डालो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, डायमीटर है ना 12 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर एच, एच है हमारा 30, माइनस ये जो बड़ा पैराबोलॉइड है इसका वॉल्यूम कितना होगा, हाफ द वॉल्यूम ऑफ द इंक्लोजिंग सिलेंडर, हाफ द वॉल्यूम ऑफ द इंक्लोजिंग सिलेंडर, यानी पाई आर स्क्वायर, तो इंक्लोजिंग सिलेंडर जो है उसका
रेडियस 12 ही है, पर हाइट कितनी हो गई अब 71.06। सो 71.06 इसका कितना आधा, प्लस ये छोटे वाले पैराबोलॉइड का वॉल्यूम जोड़ना है, इसका भी कितना होगा वॉल्यूम, हाफ द वॉल्यूम ऑफ इंक्लोजिंग सिलेंडर। इंक्लोजिंग सिलेंडर, इसका जो इंक्लोजिंग सिलेंडर है उसका रेडियस आपने बताया ना मुझे, ये आर कितना है 4.56, 4.56 का होल स्क्वायर, और ये कितनी थी इसकी हाइट, एच कितनी है 41.06, 41.06 इसका आधा, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज लेफ्ट इन दी सिलेंडर। खत्म कहानी। सेवन वन फाइव 0.69 क्यूबिक सेंटीमीटर। लो भैया वॉल्यूम निकाल दिया इन्होंने। कोई भी पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से। डन। डन तो फिर अगला उठो।
148. $8.94. ठीक है, सारे लोगों का ये आगे तो यही होगा फिर। देखो क्या है, खत्म करें टॉपिक आपका पूरा, यूनिट पूरा खत्म। A closed cylindrical tank 1 meter in diameter, 2 meter high, contains water up to 1.5 meter. तो पानी है इसमें 1.5 मीटर का हाइट तक। इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, फाइंड द एंगुलर स्पीड व्हेन द वाटर जस्ट टचेस द टॉप। जब पानी टॉप को टच कर रहा है, हाइट कितनी हो गई? जब पानी टॉप को टच कर रहा है तो हाइट कितनी हो गई उसकी, पैराबोलॉइड की, सॉरी, उसकी मतलब पैराबोलॉइड। 1.5 मीटर तक पानी भरा हुआ है इसमें ओरिजिनली, तो ओरिजिनली 1.5 मीटर तक पानी भरा हुआ है, और ये बोलता है कि पानी टॉप पे टच कर जाए। पानी टॉप पे टच कर जाए, कंसेप्ट पता है हमें, जितना पानी ऊपर जाएगा उतना ही पानी नीचे आएगा ओरिजिनल सरफेस के। टंकी की हाइट दे रखी है इसने 2 मीटर, और पानी ओरिजिनली कितना था, 1.5 मीटर तक था। तो आ गई जेड की वैल्यू निकल के। तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो इन चीज़ों को। तो 1.5 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, जेड कितना हो जाएगा हमारा? जेड हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1.5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1 मीटर। अच्छा, और जेड कितनी है? ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g इफेक्टिव। तो एंगुलर स्पीड पूछ रहा है आपसे, ही इज आस्किंग अबाउट एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड निकाल लो, एंगुलर स्पीड। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई n/60 का होल स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या अननोन है? n अननोन है। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। तो पहला पार्ट है सवाल का 85.41 आरपीएम। फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्रॉस चेक कर लेना सबका ये यार। यही आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट, डेप्थ ऑफ द वाटर एट द सेंटर ऑफ द टैंक इज रोटेटेड एट 127 आरपीएम। 127 इससे क्या है, ज्यादा है। So depth of the water at the center if the tank is rotated at this RPM, तो इस RPM पे अगर आपने इसको रोटेट किया तो पानी की डेप्थ पूछ रहा है। पानी की डेप्थ पूछ रहा है। दूसरा, टंकी कैसी है, बंद है। टंकी बंद है तो खुली हुई क्यों बनाई है? टंकी बंद है, टंकी बंद है। इससे ज्यादा आरपीएम पे करोगे क्या होगा?
इससे ज्यादा आरपीएम पे करेंगे क्या होने लग जाएगा, बताया था ये भी नोट बना के। इससे ज्यादा आरपीएम पे करोगे, 127 आरपीएम है, ऊपर क्रॉस कर जाएगा, इमेजिनरी सरफेस आएगी, तो ऊपर क्रॉस हो जाएगा, इमेजिनरी सरफेस बनने लग जाएगी, ठीक है, इमेजिनरी सरफेस बनने लग जाएगी, और फिर उसकी रिस्पेक्ट में हाइट निकालेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हाइट निकालनी पड़ेगी, ठीक है, वो भी करके देखते हैं। अगले पेज पे गए, बी पार्ट। बी पार्ट, अब हमारी एन है ओमेगा स्क्वायर, ना इससे थोड़ी आएगा, क्लोज है तो एक कंसेप्ट क्या आ जाएगा, क्लोज है तो हवा वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अब डब्बा क्लोज हो गया हमारा, बॉक्स इज क्लोज्ड, बॉक्स इज क्लोज्ड, सेम ऐसे बनाया है, ये आपकी रोटेशन थी, सेम ये हमारी एक्सेस आ गई, इस बार आपकी आरपीएम चेंज कर दी गई है, आरपीएम चेंज कर दी गई है, और 127 से ज़्यादा है, पानी क्रॉस कर जाएगा इसको, ये पानी क्रॉस कर गया, इसको बाहर गया, क्रॉस करके बाहर गया, और ये हमारी पैराबोलॉइड बनी। दिस इज अवर पैराबोलॉइड विच इज फॉर्म्ड। सो पूछ क्या रहा है आपसे, डेप्थ ऑफ द वाटर एट द सेंटर, तो यानी ये एच की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। सो एम इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच, अब ये एच निकालना है आपको, दिस इज एच टू बी कंप्यूटेड एंड दिस इज आर, तो ये हमारी एच है और ये आर मार्क करके दे दी। अच्छा, एक रिलेशनशिप तो क्या है इनकी, एच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g इफेक्टिव, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई n/6c का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय 2g, सारे पैरामीटर पुट करो, एक रिलेशनशिप मेरी किसके बीच में आएगी, एच और आर के बीच में आएगी, ये सारे कांस्टेंट इकट्ठे करके बताओ क्या रिलेशनशिप आ रही है एच और आर में। एन की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, 127, 8.84, सो 8.84, 8.84 आर स्क्वायर पहली। नेक्स्ट, आर और एच में एक और रिलेशनशिप है हमारे पास, कैसे, विल से ऑल्सो, डब्बा बंद है, वॉल्यूम ऑफ एयर बिफोर रोटेशन is equal to volume of air after rotation, वॉल्यूम ऑफ एयर बिफोर रोटेशन, रोटेशन से पहले वॉल्यूम ऑफ एयर, पाई आर कितना है इसका, 1/2, पाई आर, यूनिट्स का भी ध्यान रखना, मीटर में चल रही है सारी चीजें, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है 2 - 1.5, और रोटेशन के बाद हवा का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड ऑफ रोटेशन, दिस इज हाफ द वॉल्यूम ऑफ द इनक्लोजिंग सिलेंडर, सो पाई आर स्क्वायर एच बाय 2, तो एक रिलेशनशिप ये आ गई, बताओ क्या आ रही है रिलेशनशिप, एच पूछ रहे हैं ना ये आपसे। सो एच आर स्क्वायर कितना बना है, तो डायरेक्टली दिख रहा है, पाई पाई तो कट ही गया, ये आधा आधा भी कटा, 1/2, 0.5 का आधा, 0.5 का आधा 0.25, ये तो वैसे ही आ गया 0.25, ये दूसरी रिलेशनशिप, दोनों को सॉल्व करो, एच पूछा है ना उसने, एच निकाल लो, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 0.25/h डाल दो यहाँ पे, तो एच स्क्वायर ये बन जाएगा, जो भी आया निकाल लो एच फ्रॉम 1 and 2, दूसरा पार्ट खत्म, एच पूछा था इसने।
1.487 मीटर। नेक्स्ट पार्ट, एंगुलर स्पीड जब एक्सियल डेप्थ 0 हो जाए, एंगुलर स्पीड निकालो जब एक्सियल डेप्थ 0 हो जाए। एक्सियल डेप्थ 0, एक्सियल डेप्थ 0 मतलब फिर से पानी ऊपर, इमेजिनरी। सी पार्ट, एड स्लाइड। इस बार थोड़ा डब्बा नीचे बनाएंगे। एक्सियल डेप्थ 0 करनी है इस बार। तो एंगुलर स्पीड 127 से क्या निकल के आएगी, ज्यादा ही निकल के आएगी। इट विल बी कंपैरेटिवली मोर देन 127। पिछली बार 127 पे कितनी हाइट आई थी हमारी, 1.48 सेंटीमीटर, और टंकी कितनी थी, 2 मीटर, सॉरी मीटर, और टंकी थी हमारी 2 मीटर की, तो 2 मीटर निकालनी है आपको। तो एंगुलर स्पीड क्या होनी चाहिए, 127 से भी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सिचुएशन है, दिस इज द सिचुएशन व्हिच इज बीइंग आस्क्ड। ये क्या हुआ है भाई, ऐसे कैसे बन गया ये इतना बढ़िया। तो एंगुलर स्पीड व्हेन द एक्सियल डेप्थ इज 0, ये सिचुएशन है अब हमारी। फिर से वही रिवर्स कैलकुलेशन, ये अब आर बन जाएगा, ये हमारा अब क्या बन जाएगा, कैपिटल एच, छोटा आर बट कैपिटल एच। तो ये छोटा आर है और ये हमारी कैपिटल एच है, जो टंकी की हाइट के बराबर ही है। सो टंकी की हाइट के बराबर ही है। तो एक रिलेशनशिप तो यही है हमारे पास, एच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g इफेक्टिव। तो पहले एच और आर निकाले ना रिलेशनशिप, तो उसके बाद ये डालेंगे, नहीं तो फिर ये इक्वेशन आधी रह जाएगी। अच्छा, कंसेप्ट लगाए वापस, वॉल्यूम ऑफ एयर बिफोर रोटेशन इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर रोटेशन, वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर रोटेशन। सो वॉल्यूम ऑफ एयर बिफोर रोटेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर रोटेशन। रोटेशन से पहले एयर कितनी है, पाई आर स्क्वायर एच, एच है हमारा 2 माइनस 1.5 मीटर का। वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर रोटेशन हाफ द वॉल्यूम ऑफ द पैराबोलॉइड, सॉरी हाफ द वॉल्यूम ऑफ द इनक्लोजिंग सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच का आधा। इस पूरी कहानी में अननोन क्या है, बस आर ही है। एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2, निकाल लो। पाई पाई कटा 2 कटा आर, निकाल के दे दो कितना आ रहा है। सिंप्लीफाई, 1/4 और 0.5, यानी 1/2, 1/8 का स्क्वायर रूट।
0.353 मीटर। अब हम लगा सकते हैं ऑल्सो व्हाट, H is equal to omega square r square by 2g effective। तो 2 is equal to 2 pi n by 60 का होल स्क्वायर, 0.353 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। ओनली अननोन इज n। 123 से ज्यादा आनी चाहिए, जो भी आप निकाल के देंगे। वन 171 RPM। डन। नेक्स्ट, लास्ट पार्ट है। एरिया ऑफ द बेस एक्सपोज व्हेन द टैंक इज रोटेटेड एट 190 आरपीएम। अब 170 से भी ज्यादा आरपीएम पे घुमाया, 170 से ज्यादा आरपीएम पे घुमाया तो इम्पैक्ट क्या है इसका? 170 से ज्यादा आरपीएम पे घुमाया, इस बार क्या होगा, नीचे भी इमेजिनरी सरफेस आ जाएगी। तो ये भी एक केस बता रखा है आपको। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द केस विच इज डिस्कस्ड। तो इस बार बेस एक्सपोज हो जाएगा, बेस एक्सपोज हो जाएगा, और जो बेस एक्सपोज होगा वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, उसी का एरिया पूछ रहा है आपसे। तो स्लाइड ऐड करी, डी, टंकी बनाई, और आपका ये यूनिट खत्म। 4 चैप्टर निपटा दिए इसके, खत्म कहानी। बढ़िया। नाउ विल एंटर इनटू द नेक्स्ट यूनिट। इस बार आपकी ओमेगा और ज्यादा है, पानी, ऊपर भी इमेजिनरी सरफेस, नीचे भी इमेजिनरी सरफेस। बनेंगे तो वैसे भी नहीं है, कोशिश करता हूँ कि ढंग से बन जाए। लो,
सो दिस इज द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द टैंक। इतना सा ही पानी है टैंकी के अंदर, वो एक अलग बात है, क्वांटिटी सेम है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। पूछा गया इसने आपसे, व्हाट इज आस्क्ड, he is asked area of the base exposed when the tank is rotated. So area of the base exposed, area of the base exposed is this, ये निकालना है आपको। दिस इज टू बी कंप्यूटेड। फिर से स्टार्ट करते हैं कहानी। अगेन वील स्टार्ट ऑफ विद द प्रोसेस। पहले क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? पहले निकाल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं अभी भी हवा सेम रहेगी। सो वॉल्यूम ऑफ एयर बिफोर रोटेशन इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ एयर बिफोर रोटेशन is equal to volume of air after rotation। जो जितनी एयर रोटेशन से पहले है उतनी एयर रोटेशन के बाद है। रोटेशन से पहले कितनी एयर है? पाई 1/2 होल स्क्वायर 2 माइनस 1.5, 2 माइनस 1.5 एच है, तो एच है तो स्क्वायर नहीं है। अब कितनी हवा रोटेशन के बाद है? अब मुझे इस हवा का वॉल्यूम निकालना है। अब हवा का वॉल्यूम कैसे निकालूं मैं? हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस एयर? देखो वॉल्यूम ऑफ एयर मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ, इस वाले पैराबोलॉइड में से इस वाले पैराबोलॉइड का क्या घटा दूं? वॉल्यूम घटा दूं। तो उसके लिए मुझे डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट होगी। इंटरमीडिएट पैराबोलॉइड, बड़ा तो बोलूंगा नहीं, बड़ा तो वो ऊपर वाला है बिल्कुल। ये इंटरमीडिएट पैराबोलॉइड, ये z है और ये इसकी r है, ये छोटू वाले की r है और ये छोटू वाले की z है। तो इसको आप बोल दो z1, इसको हम बोल सकते हैं r1, इसको आप बोल दो r2, इसको आप बोल दो z2। यही है, यही है, यही है। तो लिखो वॉल्यूम पैराबोलॉइड का कितना होता है? हाफ द वॉल्यूम ऑफ इनक्लोजिंग सिलेंडर, हाफ द वॉल्यूम ऑफ इनक्लोजिंग सिलेंडर, पाई r1 स्क्वायर z1/2 पाई r2 स्क्वायर z2/2। यही सिचुएशन है, दिस इज अवर सिचुएशन। तो एक रिलेशनशिप तो ये निकल के आ गई, दिस इज वन ऑफ द रिलेशनशिप। सिंप्लीफाई करो काट पीट के, देखो क्या आ रहा है। सारे कॉन्स्टेंट्स भगाओ, कॉन्स्टेंट्स में तो दिख ही रहा है, पाई पाई कट गया, 2 भी कैंसल आउट होते हुए दिख गया, ये 0.25 आ गया मेरे ख्याल से, यही है। तो r1 स्क्वायर z1 r2 स्क्वायर z2 दिस इज इक्वल टू 0.25। बताना भैया सही लिखा है या नहीं लिखा है? क्लियर है? 4 अननोन है, 4 इक्वेशनें चाहिए होंगी, 4 इक्वेशनें चाहिए होंगी। दूसरी इक्वेशन ये आ गई, टंकी की हाइट कितनी थी? 2 मीटर थी। तो दूसरी इक्वेशन ये उठाई, क्या उठाई दूसरी इक्वेशन? z2 प्लस 2 किसके बराबर है? z1 के बराबर है। तो एक इक्वेशन ये भी आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। तीसरी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस, z1 is equal to what? z1 is equal to omega square r1 square by 2g effective, so 2 pi n by 60 r1 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। बताना भैया क्या है कांस्टेंट? आगे वाला सारा कांस्टेंट उठाओ।
19.79, 19.79 R1 square. यही है। तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। थर्ड, नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन, Z2 इज ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन 2G effective 2 pi n by 60 R2 स्क्वायर बाय 2G। फिर से तो यही कांस्टेंट आएगा, आगे वाला तो वो तो चेंज ही नहीं होगा। 19.79 R2 स्क्वायर। अब चार इक्वेशन है, चार अननोन है, आपका काम है सॉल्व करो, मुझे R2 निकाल के दे दो। So I'll say from 1, 2, 3 and 4, और R2 भी नहीं, गिव द वैल्यू ऑफ R2 स्क्वायर। R2 का क्या करेंगे, चार थोड़ी डालना है, R2 का एरिया ही निकालना है ना, तो आर स्क्वायर R2 स्क्वायर निकाल के दो। है ना अननोन यहाँ पे R2 स्क्वायर।
जल्दी करो, खत्म करें इसे। 0.01187 क्रॉस वेरीफाई। R1 स्क्वायर यही आ रही है, प्रीवियस स्लाइड। देखो यहाँ पर Z1 की जगह ये डाल दूंगा 19.97 R1 स्क्वायर, डायरेक्टली दिख रहा है। Z2 की जगह ये R2 डाल दो। या दूसरा, इन दोनों से एक रिलेशन जो तो ये आ गई कि Z1/Z2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर/R2 स्क्वायर। ये भी कर सकते हो। .0199। ठीक है, दोनों का सही है, मतलब दोनों का आसपास ही है, तो मैं यही लेके चल रहा हूँ। 0.0119। सो एरिया ऑफ द बेस विच इज एक्सपोज्ड, खत्म सवाल। क्या था? एरिया ऑफ द बेस एक्सपोज्ड। तो पाई 0.0119। 0.0375। 0.0375 मीटर स्क्वायर। क्रॉस वेरीफाई कर लेना यही है कि नहीं है। 1 2 3 4, तो 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 0 आ गए, तो 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस कंप्लीट्स योर रिलेटिव इक्विलिब्रियम।
डन, आ रहा है सबका? तो फिर करते हैं अब अगला यूनिट. सो नेक्स्ट ऑफ द यूनिट अंडर कंसिडरेशन इज buoyancy and flotation. अगला जो यूनिट है वो है हमारे पास buoyancy and flotation. अब क्या है ये buoyancy and flotation की कहानी? जब भी आप किसी बॉडी को सबमर्ज करोगे, whenever a body is being submerged in a static fluid, the force which is exerted by the static fluid on the body, the resultant force which is exerted by the static fluid on the body is termed as buoyant force. तो जब भी आपकी कोई बॉडी सबमर्ज्ड है या कोई भी बॉडी फ्लोट कर रही है स्टैटिक फ्लूइड के अंदर, जो रिजल्टेंट फोर्स हमारा स्टैटिक फ्लूइड बॉडी के ऊपर लगाता है उसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? बॉयंट फोर्स बोल देते हैं. दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज बॉयंट फोर्स. और ये जो बॉयंट फोर्स है हमेशा एक्ट करेगा वर्टिकली अपर डायरेक्शन के अंदर. इट विल ऑलवेज एक्ट इन दी वर्टिकली अपर डायरेक्शन. और इस बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड पर हमें आर्कोडीज ने बताया था. अब कैसे बताया था खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब तो मेरे को सारे फोर्सेस निकालने आते हैं बॉडी के ऊपर. जैसे समझने के लिए यहाँ पर तो जानकारी दे दूंगा, अगले पेज पे चलते हैं. लेट सपोज ये हमारी सिचुएशन है. कोई सी बॉडी कंसीडर कर लो, चाहे फ्लोटिंग बॉडी ले लो चाहे सबमर्ज बॉडी ले लो, एक ही बात है. सो लेट सपोज दिस इज द लिक्विड अंडर कंसिडरेशन. सिलेंडर उठाया रेड कलर का, ये हमारी बॉडी है, दिस इज द बॉडी. ये हमारी बॉडी अंडर कंसिडरेशन. वाह, जो मिटाना था वो रह गया. दिस इज द बॉडी अंडर कंसिडरेशन. 3 डायमेंशनल है, अब तो दिख रहा होगा 3 डायमेंशनल बॉडी है. नाउ यू कैन एनालाइज द 3 डायमेंशनल बॉडी. पहला अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट दी प्रेशर, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमेशा क्या निकल के आएगा? सेम निकल के आएगा. So all the points lying in a same horizontal plane will experience the same pressure. So will experience the same pressure. चलो, तो मैंने जो आपको भी एक सेक्शन काट के दिखाया है इस बॉडी के अंदर, इसकी दूरी वाटर सरफेस से कितनी है? इसकी दूरी वाटर सरफेस से क्या है? सेम है, सेम हाइट पे कंसीडर किया हुआ है ना. ये लो हाइट भी मार्क करके दे देता हूँ, इसकी हाइट मार्क करके दे दी. बाकी डायमेंशंस भी लिख देते हैं. ये लो बाकी डायमेंशन को लिख के दे देते हैं. तो ये y है. तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहे हैं. कितनी दूरी पे? y दूरी पे फ्रॉम दी सरफेस. तो इन सबके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा वो क्या होगा? इन सबके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा वो क्या होगा? सेम होगा. तो प्रेशर लग रहा होगा सेम होगा. प्रेशर सेम लगा के दिखा देता हूँ. 3D के अंदर है, थोड़ा 3 डायमेंशनल इफेक्ट लेके आते हैं इसके अंदर. ये लो रेफरेंस के लिए मैंने ये लाइनें बना दी ताकि मेरे को आसानी रहे फोर्स दिखाने में. तो ये जो प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, अब मैंने आपको 4-5 जगहों पे दिखा दिया. 4-5 जगहों पे नहीं लग रहा होगा ये इसके हर एक पॉइंट पे लग रहा है, पर उस प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट प्रेशर विल बी सेम. अच्छा, डायरेक्शन क्या है इसका? हॉरिजॉन्टल. तो इसकी वजह से जो फोर्स निकल के आएगा वो कितना होगा? इसकी वजह से जो फोर्स निकल के आएगा, निकालना आता है. कर्व्ड सरफेस का प्रोजेक्टेड एरिया ले लो और उसके ऊपर फोर्स निकालो. इनफैक्ट मैंने सवाल भी करा रखा है इसके ऊपर, तो सिलेंडर के ऊपर तो पहला सवाल ही कराया था. कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस निकाले थे, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो 0 थी, वर्टिकल फोर्स ही तो निकाली थी आपने. तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो हटी, कोई लेना देना नहीं है हॉरिजॉन्टल फोर्स का. तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो कुछ नहीं लगाया स्टैटिक फ्लूइड ने हमारे इस बॉडी के ऊपर. तो वर्टिकल फोर्स की बात करें, टॉक अबाउट द वर्टिकल फोर्स. वर्टिकल फोर्स, टॉप पे प्रेशर लगा रहा होगा पानी इसके. तो टॉप पे प्रेशर लगा रहा है पानी इसके,
व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट प्रेशर? उस प्रेशर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैंने सरकमफेरेंस पे लगा के दिखाया है ये आपको, सरकमफेरेंस पे नहीं है, पूरी बॉडी पे लग रहा है ये। इट विल बी इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एक्स, अगर पानी लिया तो वैसे गामा इंटू एक्स लिख देंगे, अगर पानी नहीं है तो यूनिट वेट फ्लूइड की उठाएंगे, सो यूनिट वेट विल बी ऑफ फ्लूइड। तो ये प्रेशर है हमारा P1, मैग्नीट्यूड गामा इंटू एक्स, R2.2 लिख दो भैया। अब बोल रहे हो, जब 10 मिनट तो वेट करता हूँ एक सवाल के ऊपर, चेंज कर दो, जो आपका आंसर आ रहा है वो सही है, क्या फर्क पड़ता है उससे, R2 बदल भी गया तो। अब दिस इज गामा, बेस पे जो प्रेशर लग रहा है H प्लस एक्स, दिस इज सिचुएशन। तो जरा बताना इस बॉडी के टॉप सरफेस पे कितना फोर्स लगा? बॉडी के टॉप सरफेस पे कितना फोर्स लगा? तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई? P1 इंटू एरिया, P1 इंटू एरिया मतलब गामा इंटू एक्स इंटू ए। दूसरा फोर्स F2 जो बॉटम पे लगा हुआ है, P2 इंटू एरिया, दिस विल बी गामा इंटू H प्लस एक्स इंटू एरिया। यही आ रही है। तो नेट फोर्स कितना हुआ? व्हाट अबाउट द नेट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अपर डायरेक्शन में? सो नेट फोर्स इन द अपर डायरेक्शन, so I'll say net force in the upward direction, net force in the upward direction, F will be equal to F1 minus F2, F1 minus F2। कितनी है नेट फोर्स? घटा दो दोनों को, जब दोनों को घटा रहा हूं तो गामा एक्स से कट गया, क्या बच गया? गामा एच ए। क्लियर है? जरा बताना एच इंटू ए क्या है? माइनस गामा एच ए। अरे अपवर्ड डायरेक्शन लिखा है ना, पॉजिटिव हमारा अपवर्ड है। एच इंटू ए क्या है? वॉल्यूम ऑफ दी बॉडी, जो हमारी बॉडी है, मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट, ये क्या है? मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट, किसका यूनिट वेट? लिक्विड का यूनिट वेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेट फोर्स लगा अपर डायरेक्शन में किसके बराबर आ गया? नेट फोर्स जो लगा अपर डायरेक्शन में ये बराबर आ गया वॉल्यूम ऑफ बॉडी। वॉल्यूम ऑफ बॉडी विच इज सबमर्ज्ड इन द लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ लिक्विड विल गिव यू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो जो नेट फोर्स लग रहा है मेरी बॉडी के ऊपर अपर डायरेक्शन में, वो किसके बराबर आ गया? weight of the liquid displaced by the body, where the volume of the liquid displaced is equal to volume of body itself। तो इसको बोल सकते हो, क्या बोल देंगे? So where H into A is equal to volume of the object, ये हमारे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, so this is the volume of the object, so ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट which is also equal to what? This is also equal to volume of liquid displaced, so this is also equal to volume of liquid displaced। इसका मतलब ये फोर्स किसके बराबर आ गया? कोई ऑप्शन है मेरे पास यहीं पे खत्म करने का बात को? कंट्रोल जेड, सारे डायग्राम को ऊपर थोड़ा सा खिसका दो तो जगह बन जाएगी नीचे लिखने के लिए। इसको भी ऊपर खिसका दो। कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्स और एच भी ऊपर खिसक गए तो। सो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो इसका मतलब मेरा एफ किसके बराबर आ गया? सो विल से हेंस एफ इज इक्वल टू व्हाट? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और ये किसने बताया था? आर्किमिडीज ने यही बताया था, ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। ये जो नेट फोर्स है ये क्या कहलाता है? नेट फोर्स कहलाता है हमारा बॉयंट फोर्स। दिस नेट फोर्स इज टर्म्ड एज बॉयंट फोर्स।
तो वैसे ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है हमारी। Noted? So we can say what? So we can say for a submerged or floating body, for a submerged or floating body, the resultant force, the resultant force exerted by, the resultant force exerted by, the resultant force exerted by the static fluid, resultant force exerted by the static fluid on the body, resultant force exerted by the static fluid on the body is called buoyant force। तो पहला पॉइंट तो यही है। तो जो आपने नेट फोर्स निकाला था पीछे वो क्या था हमारा? buoyant force। So for a submerged or floating body, the resultant force which is exerted by the static fluid on the body is called as buoyant force. First point of reference. Next point says this buoyant force always acts in which direction? Always acts in vertically upward direction. Always act in vertically upward direction. Always acts in vertical upward direction and has no horizontal component। horizontal force तो क्या हो गया था हमारा? कैंसल आउट हो गया था। नेक्स्ट, अब आर्किमिडीज ने कैलकुलेशन करके दी पीछे आपको, जो मैंने दिखाई है यही आपको। So we'll say as per Archimedes principle, as per Archimedes principle, as per Archimedes principle, as per Archimedes principle, this buoyant force is equal to what? Is equal to the, this buoyant force is equal to the weight of liquid displaced। पीछे कैलकुलेशन करके दी है। This is equal to weight of liquid displaced। सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये लगता कहाँ पर है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये पीछे डायग्राम में दिखा दूंगा अभी आपको। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स, so point of application of this force is at the CG of the displaced liquid। तो ये buoyancy force कहाँ लगेगी हमारी? buoyancy force लगेगी जो आपकी लिक्विड डिस्प्लेस्ड है उसकी सीजी पे लगेगी। और बोलते क्या है इसको? और इसको हम बोल देते हैं, जैसे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इसको सेंटर ऑफ buoyancy बोलते हैं। So this is termed as center of buoyancy। So this is termed as center of buoyancy। B से डिनोट कर देंगे, सीजी को मैं जी से डिनोट कर दूंगा। तो अभी जो लिक्विड डिस्प्लेस है उसकी सीजी कहाँ पर है? अभी जो लिक्विड डिस्प्लेस है आपका,
पूरी बॉडी के लिक्विड के बराबर ही, पूरी बॉडी के वॉल्यूम के बराबर ही तो है लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, उसकी सीजी कहां पर है? यहाँ पे अभी जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया है भैया, बॉडी की सीजी पे ही है, पूरा लिक्विड तो डिस्प्लेस कर दिया है इसने। ये वाले केस के अंदर जो केस अभी मैंने बनाया है, कोइंसिडेंस है कि हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहीं पे है और सेंटर ऑफ बॉयंसी भी यहीं पे। अब कैसे दिखाऊं? दो अलग अलग नहीं दिखा सकता, एक ही पॉइंट है दिखाने के लिए। तो यही हमारी सीजी है और यही हमारी क्या है? सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो जी मैंने यूज किया सीजी के लिए, बी हमारी सेंटर ऑफ बॉयंसी के लिए। तो अगर मुझे फोर्सेस दिखाने हैं इसके ऊपर, नेट फोर्स, तो वेट भी यहीं से लग रहा होगा, विच इज इक्वल टू व्हाट? टॉप से निकालोगे तो एक्स प्लस एच बाय टू। और जो आपका नेट फोर्स लग रहा है वो भी क्या लग रहा है? यहीं पर ही लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज आल्सो एक्टिंग द अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो आपकी बॉयंसी फोर्स है ये कहां पर लगती है? सीजी ऑफ द लिक्विड स्पेस पे लगती है। अब ये मत मान लेना कि हमेशा ये सीजी के बराबर ही निकल के आएगा, तो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। नोटेड? नोट करो फिर। डायग्राम ये नोट करने दो, फिर डायग्राम स्लाइड बाद में करता हूँ। अब डायग्राम स्लाइड लो, डायग्राम स्लाइड। जल्दी नोट करो।
डन। डन डन डन। ये तो जानकारी किसके बारे में दी आपको? दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू यू रिगार्डिंग, ये जानकारी हुई हमारी बॉयंसी की। अब हम बात करेंगे फ्लोटेशन के बारे में। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्लोटेशन। सो इफ यू टॉक अबाउट द फ्लोटेशन, तो एक बॉडी फ्लोट कब कर पाएगी? अब यहीं से कंक्लूजन निकाल लेते हैं। फ्रॉम हियर ओनली वील ड्रॉ द कंक्लूजन व्हेन अ पर्टिकुलर बॉडी विल बी एबल टू फ्लोट। जब वेट बॉयंसी फोर्स से ज्यादा हो या जब बॉयंसी फोर्स वेट से ज्यादा हो। अब अगर मैं फ्लोटेशन की बात करूं, एक बॉडी फ्लोट कब करेगी? आ जाओ इसी बॉडी के पास। वेट बॉयंसी फोर्स से ज्यादा हो, वेट तो दिखाया नहीं, डब्ल्यू ये रहा, या बॉयंसी फोर्स वेट से ज्यादा हो। या बॉयंसी फोर्स ज्यादा निकल के आनी चाहिए। क्रिटिकल कंडीशन में दोनों क्या लेके चल लेंगे? बॉडी विल जस्ट फ्लोट when both are same, but if weight is more than buoyancy, अगर वेट बॉयंसी से ज्यादा निकल के आ गई तो आपकी बॉडी क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी। योर बॉडी विल सिंक। तो ये कंडीशन आ गई आपके फ्लोटेशन की। तो उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं। सो वी कैन से a body a body floats in a liquid, a body floats in a liquid, body floats in a liquid when its weight equals equals the weight of the equals the weight of the liquid displaced, equals the weight of the liquid displaced. So body floats in a liquid when its weight equal to the weight of the liquid displaced by the submerged portion of the body, by the submerged portion of the body, by the submerged portion of the body. क्या बोलते हैं इसको? टर्म्ड एज buoyant force। इसी को buoyant force बोला जाता है। डूब जाएगा, ठीक है। So a body floats in the liquid when its weight is equal to the weight of liquid displaced by the submerged portion of the body. This is technically termed as what? Buoyant force। इस बात को बताने के लिए फिर से बॉडी बना सकते हैं हम। इसी बॉडी को उठा लूं क्या? नहीं, इसमें बहुत तामझाम बना हुआ है, फिट नहीं बैठेगा यहाँ पे। लेट सपोज ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। नीला कलर उठाया, लिक्विड के अंदर दिखाया, लिक्विड के अंदर दिखाया, अंदर तो है ही नहीं लिक्विड इसके अंदर, तो अंदर हाईलाइटेड दिखा रखा है पोर्शन। इस बार देखो क्या सिचुएशन है। नेट फोर्स लगाएगा स्टैटिक लिक्विड हमारी बॉडी के ऊपर, क्या बोलते हैं उसको? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बुओयेंसी फोर्स कहां पर लगता है? सीजी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस तो कौन करेगा? सबमर्ज्ड पोर्शन ही करेगा ना। इतना ही तो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, बस इतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, यानी इसकी सीजी पे क्या लगेगी? हमारी बुओयेंसी लगेगी। तो वो इस बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है या ऊपर है? वो इस बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है या ऊपर है? तो वो भी शो करके देता हूँ। तो ये हमारी पूरी हाइट है बॉडी की, ये हमारी पूरी हाइट है बॉडी की। सीजी पे क्या लग रहा होगा? हमारा वेट लग रहा होगा। सीजी पे हमारा लग रहा होगा वेट, और वो है हमारा h/2 पे। ये हमारी सीजी है, दिस इज अवर सीजी जी। इस पे लग रहा है बॉडी का वेट, बॉडी का वेट लग रहा है। और कितनी दूरी पे है ये? कितनी दूरी पे है? ये दूरी निकाल लो, लेवल मार्क करके दे रहा हूँ सारे। ये दूरी है हमारी h/2, दिस डिस्टेंस इज h/2। ये डिस्टेंस आ गई हमारी h/2।
तो कैपिटल h/2 ये डिस्टेंस आ गई। पर जो बॉयंसी फोर्स लग रही है अपर डायरेक्शन में, बॉयंसी फोर्स जो लग रही है अपर, अब यहीं से पास होगी, लाइन ऑफ एक्शन तो वही होगा। मैंने आपको डिस्प्लेस करके बनाया क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाएगी, आपको ही समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करके बना दिया है। पर ये हमारी सेंटर ऑफ बॉयंसी है, दिस इज ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी बी। तो इस बार दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे, दिस पॉइंट दे आर नॉट कोइंसाइडिंग। और इस सेंटर ऑफ बॉयंसी मैंने कैसे निकाला, सेंटर ऑफ बॉयंसी कैसे निकाला, दिक्कत वाली बात है, दिक्कत वाली बात है। देखो एक गलती हुई, पहले ध्यान नहीं था, क्या गलती हुई, इसको उधर भगाओ, इस तरफ ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एक हाइट लिखनी पड़ेगी मुझे। येलो कलर यहाँ पे ही लिखते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ बॉयंसी की दूरी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी एक तरफ ही हो जाएगी। फिर ये दूरी कितनी है हमारी, दिस डिस्टेंस इज, नाउ वी कैन से इट इज h/2। वापस ओवरलैप हो रहा है, क्लैरिटी नहीं है, तो क्या करे यार। थोड़ी सी जगह बनाई और यहाँ पर लिख दिया h/2। उसी तरीके से ये हमारा है h, सबमर्ज्ड पोर्शन की हाइट, और इसकी सीजी पे क्या लग रही है, हमारी बॉयंसी फोर्स लग रही है। तो जो बॉयंसी फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये निकल के आया है, तो जो बॉयंसी फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये निकल के आया है, इट्स लाइन ऑफ एक्शन इज दिस। h/2। तो पिछले केस में कोइंसाइड कर रहे थे, इस केस में कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो दिख रहे हैं। तो अगर ये बॉडी मेरी इक्विलिब्रियम में, सो आई कैन से व्हाट, सो आई कैन से फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम क्या बोल सकते हैं, नेट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0। So this is equal to weight minus force of buoyancy. This must be equal to 0. इसका मतलब वेट किसके बराबर है, buoyancy फोर्स के बराबर है। वेट की वैल्यू कितनी होगी, यूनिट वेट ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ये है हमारा यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड, ये पानी ले लिया, इनटू वॉल्यूम ऑफ द व्हाट, लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो इसको अगर हम लिखना चाहें गामा ए इंटू बड़ा एच, इसको अगर लिखना चाहें गामा डब्ल्यू ए इंटू छोटा एच। तो छोटा एच कितना आ गया, तो छोटा एच कितना आ गया, छोटा एच आ गया हमारा बड़ा एच गामा अपॉन गामा डब्ल्यू। क्या कहलाता है गामा अपॉन गामा डब्ल्यू, क्या कहलाता है गामा अपॉन गामा डब्ल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एच इंटू जी। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी, आपके बॉडी की, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी, आपके बॉडी की। तो हम बोल सकते हैं छोटा एच इज इक्वल टू, तो लिमिटिंग केस है ये, छोटा एच इज इक्वल टू एच जी हो जाए, तो छोटा एच जी के बराबर हो जाए। सो दिस इज अवर लिमिटिंग केस। ध्यान रखना एरिया कब कैंसल आउट हुआ, ध्यान रखना एरिया कब कैंसल आउट हुआ, जब एरिया कांस्टेंट था। तो जरूरी नहीं है एरिया कांस्टेंट हो, नॉट नेसेसरी दैट द एरिया इज कांस्टेंट। प्रिज्मेटिक, ये देखो शेफाली ने टेक्निकल वर्ड यूज किया, प्रिज्मेटिक हो जब ये। नोट कर सकते हैं इसको। सो वील से दिस इज वैलिड,
when area of the body is constant. जब हमारे बॉडी का एरिया कांस्टेंट हो तो हम बोल सकते हैं बॉडी हमारी प्रिज्मेटिक हो, व्हेन द बॉडी इज प्रिज्मेटिक. डन. अप्लाई करके बताओ इसे. रेफर द प्रॉब्लम ऑन दिस. लोड. So this is our 5th chapter. जब वेट कम होगा देन बॉयंसी फोर्स से यही केस वैलिड होगा. हाँ, तब भी फ्लोट करता ही रहेगा वो. देन ऑल्सो इट विल बी फ्लोटिंग. चलो प्रॉब्लम करो, मेरे को वॉशरूम